हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। छात्रगण, इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें ये आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी आधार पर आप लोग इसको तैयारी कीजिएगा, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। आपको बताना है कि इतिहास को जो है कितने भागों में बांटा गया है। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। जिनका जिनका जवाब है 3 वो बिल्कुल सही है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बताना है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए जेम्स रेनल, दूसरा वारन हेस्टिंग, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन या चौथा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग। अब जब गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आया है तो एग्जाम में अगर आप लोग को बनेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया था। जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी शुजाउद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफर या मीर कासिम। तो एक आप लोग को पता होगा कि प्लासी का युद्ध जब हुआ था 1757 में, तो एक तरफ अंग्रेज था और दूसरा तरफ कौन था, जो बंगाल के नवाब था वही ना, वही वही कौन था वही बताना है, ठीक है। तो जिनका जिनका आंसर है ए सिराजुद्दौला वो बिल्कुल सही है, ठीक बाबू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 104, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था। ठीक, आपको बताना है कि नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था। आप लोग बताइए, देखिए कि कितने प्रश्न को हम लोग जानते हैं, ठीक है। जिनका आंसर 1 है वो बिल्कुल सही है। 1859 से 1860 में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन 105, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया। धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया, सो बताना है। चलिए बताइए धन की निकासी का सिद्धांत। पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने धन की निकासी सिद्धांत दिया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 106, किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। बिरसा राज का, बिरसा मुंडा जब थे तो उसमें वो किस रंग का झंडा रखते थे। ऑप्शन ए लाल, या दूसरा हरा, तीसरा केसरिया या चौथा सफ़ेद। आपको बताना है, बिना देरी किए बगैर बताइए कि बिरसा राज में कौन सा झंडा रखते थे। तो जिनका जिनका जवाब 4 है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। प्राचीन काल में लेन देन का साधन था। आपको बताना कि प्राचीन काल में जब लोग सो लेन देन करते थे, सामान खरीदते थे, तो किस विधि द्वारा करते थे। ऑप्शन ए वस्तु विनिमय, या फिर सोने का सिक्का के द्वारा, या मुद्रा के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिनका जवाब है ऑप्शन ए वस्तु विनिमय, वो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, भारी अभियंत्र संयंत्र की स्थापना कब की गई। शॉर्टकट में बोलते हैं HEC की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1930, दूसरा 1910, तीसरा 1919, चौथा 1958। तो HEC क्या है, एक बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसका सही जवाब है 1958, ऑप्शन 4। जिनका जिनका 4 हो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, मलमल या मसलिन क्या है। क्या है मलमल। पहला गरम मसाला है, या बारीक सूती कपड़ा है, या चंदन की लकड़ी है, या फिर रेशमी कपड़ा है। तो जिनका जवाब है ऑप्शन 2 बारीकी सूती कपड़ा, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, 1857 के विद्रोह को
किस नाम से जाना जाता है? बताना है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आंदोलन, या दूसरा सिपाही विद्रोह, या स्वतंत्रता संघर्ष, या बस्तर विद्रोह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, सिपाही विद्रोह। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई थी। बताना है कि इनको फांसी कब दी गई थी, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। जिनका जिनका ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है, 16 अप्रैल 1858। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, कौन भारत को असभ्य देश मानता था? भारत को असभ्य कौन मानता था? कौन कहता था कि भारत असभ्य है, शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है? ऑप्शन ए विलियम जॉन्स, दूसरा थॉम्स बेबिंगटन मैकाले, तीसरा वारन हेस्टिंग, चौथा कोलबर्ग। तो सही जवाब है 2 नंबर, थॉम्स बेबिंगटन मैकाले। मैकाले भारत को असभ्य मानता था। और आपको बता दें अंग्रेजी शिक्षा जो लाए थे भारत में वो यही लाए थे मैकाले। ठीक है, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा जो बढ़ाए थे, प्रचार किए थे, वो यही किए थे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 113, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? बताना शांति निकेतन की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1901, दूसरा 1907, तीसरा 1898, चौथा 1887। तो सही जवाब है ऑप्शन 1, 1901। 1901 को शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था? बताना है सती प्रथा का अंत किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, दूसरा दयानंद सरस्वती, तीसरा राजा राम मोहन राय, चौथा ज्योतिबा फुले। तो जिनका जिनका ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, वर्ण व्यवस्था आधारित था, जो वर्ण व्यवस्था था, एक समय भारत में पहले वर्ण व्यवस्था था, है ना, जाति व्यवस्था था। तो एक पहले किस तरह से व्यवस्था था? जन्म पर था, या दूसरा कर्म पर था, या क्षेत्र पर था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पहले जो जाति बटे थे किस पर बटे थे? कर्म पर बटे थे। जो जैसा कर्म करते थे उसे वैसा जाति मिल जाता था। जैसे कोई पूजा कराते थे तो ब्राह्मण होते थे, जो युद्ध विद्या जानता था उसको क्षत्रिय कहते थे, जो व्यापार करता था उसको वैश्य कहते थे, और जो दूसरों की सेवा करते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। ठीक है, तो पहले कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, यानी जाति थी। क्वेश्चन नंबर 116, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटा था? बताना है जलियांवाला जो बाग हुआ था हत्याकांड वो कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए और बताइए। चलिए जिनका ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए हॉकी, दूसरा क्रिकेट, तीसरा टेनिस, चौथा कबड्डी। ऑप्शन ए हॉकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मानव स्वयं में एक है। मानव क्या है? ऑप्शन ए संसाधन है, या दूसरा विकास है, या ह्रास है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जिनका जिनका जवाब है ऑप्शन ए संसाधन, वो बिल्कुल सही है, मनुष्य स्वयं में एक संसाधन है। चलिए बढ़ते वाले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 119, जैव संसाधन होता है, क्या होता है जैव संसाधन? जैव संसाधन का मतलब होता है जीव जंतुओं से उत्पन्न। तो जिनका जिनका जवाब है ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही है, जीव जंतुओं से उत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 120, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है क्या कहलाते हैं? यानी जो तुरंत बन जाता है, नवीकरण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो कहाँ पर है? 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, जल ग्रह किसे कहा जाता है? कौन सा ग्रह को वाटरी प्लानिट कहते हैं? जल ग्रह। चलिए बताइए। ऑप्शन ए मंगल, दूसरा पृथ्वी, तीसरा शुक्र, और चौथा बुध। जिनका जिनका ऑप्शन 2 पृथ्वी है वो बिल्कुल सही है, पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है।
अब ग्रह से क्वेश्चन आ गया तो इससे आप भी याद कर लीजिएगा ग्रह से कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल को। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, शुक्र को। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है ना। ये सब याद कर लीजिएगा, ग्रह से संबंधित आप लोग पढ़ लीजिएगा, ग्रह से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यही पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से कि क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। यानी पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी को बचाने के लिए, उसको मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किस प्रकार का खेती वहाँ करना चाहिए, सब बोल रहा है। बताइए, पहला रक्षक मेखला, दूसरा मल्चिंग, या तीसरा समुच्च रेखीय जुताई, इनमें से कोई नहीं। तो जिनका जवाब है ऑप्शन 3 समुच्च रेखीय जुताई, वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 123, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। बताइए आप लोग, विश्व वन दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन है 5 जून, दूसरा 21 मार्च, या 23 सितंबर, या 4 जुलाई। तो इसका सही जवाब है 21 मार्च। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। बताइए, कौन सा खनिज को काला सोना कहते हैं। ऑप्शन है मैंगनीज, दूसरा सोना, तीसरा कोयला, या पेट्रोलियम। जिनका जवाब है 4 पेट्रोलियम, वो बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। ठीक है, कोयला को भले कोयला काला सोना नहीं, भले काला है, लेकिन वो उससे काला सोना नहीं कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम बहुत कीमती होता है, और पेट्रोलियम जब ज़मीन से निकलता है ना, तो शुरू में वो काला ही रहता है, उसको फिर उसको प्यूरीफाई करके उसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है। बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है, बताइए। जिनका है दूसरा, वो बिल्कुल सही है। बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड स्थान दूसरा है। चलिए, बुक में तो पहला बता रहा है, ये आप लोग सोच रहे होंगे, है ना, पर गूगल के अनुसार है दूसरा। 126, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। कौन सा गैर परंपरागत नहीं है, मतलब कहना चाह रहा है कि परंपरागत है, यानी जो पहले से यूज होते आ रहा है, वो कौन सा है। तो सही जवाब है कोयला। ठीक है, तो 126 का आंसर हो गया कोयला। ठीक है बाबू, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, यानी कि किसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। ऑप्शन है पटसन, दूसरा कपास, तीसरा शहतूत, इनमें से कोई नहीं। तो जिनका जवाब है पटसन, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, पटसन। पटसन को ही जूट कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी जूट भी लिखा रहेगा तो जूट भी हो जाएगा। देखिए, इंग्लिश में जूट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन प्रमुख पेय फसल है। पेय फसल का मतलब क्या होता है, जिसको हम पीते हैं। ठीक है, पहला दूध और शरबत, दूसरा चाय और कहवा, जल और नारियल का पानी, या गन्ने का रस और चना का सत्तू का शरबत। तो सब तो पीने वाला है, लेकिन पेय फसल है। ठीक है, जिसका खेती होता है। तो सही जवाब है चाय और कहवा। जो परफेक्ट जवाब है वो है चाय और कहवा। क्वेश्चन नंबर 129, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है, आर्थिक उन्नति होती है, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, बताइए। तो मनुष्य जो भी काम करता है जिससे आय की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, 3 नंबर, आर्थिक क्रिया। ठीक है, जिस कार्य को करने से धर्म की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, संचार के साधन का एक उदाहरण है। बताइए, संचार का साधन का कौन सा उदाहरण है। संचार का मतलब होता है जिससे हम लोग बातचीत करते हैं, है ना। किससे बातचीत कर सकते हैं, पहला बिजली, या मंदिर, या नदी, इंटरनेट। तो सही जवाब है इंटरनेट। इंटरनेट से संचार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है। और उद्योग में अगर ये नहीं होगा तो ये इसके बिना उद्योग चलेगा नहीं। ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, तो वो है लोहा।
ठीक है, लोहा को कहा जाता है उद्योग की जननी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्री? तो कौन है मदर ऑफ इंडस्ट्री? वो आयरन। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 132, टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? जो टिस्को होता है, टिस्को कंपनी, उसको कोयला कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए झरिया, दूसरा पश्चिम सिंहभूम, तीसरा नवा मुंडी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 झरिया रानीगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 133, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहते हैं? सही जवाब है लिंगानुपात। ठीक है, लिंग अनुपात। प्रति हजार पुरुष में देखा जाता है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, तो इस महिलाओं और पुरुषों की संख्या के अनुपात को ही कहते हैं लिंग अनुपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 134, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं। बताइए कि अधिकतर लोग 75% लोग कहाँ पर निवास करते हैं? सो बताना आप लोग का। ऑप्शन है यूरोप और अफ्रीका में, ऑप्शन दूसरा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन तीसरा उत्तरी अमेरिका और एवं दक्षिण अमेरिका में, चौथा एशिया और यूरोप में। चलिए बताइए कि इनमें से कौन सा सही है? तो जिनका जिनका ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। एशिया और यूरोप में 75% लोग निवास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 135, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, ये आप लोग को खुद पता कीजिएगा कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। चलिए अब इसमें इस बार क्वेश्चन पूछा संविधान बनने में समय कब लगा था, तो हो सकता है कि आप लोग के एग्जाम में पूछेगा कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, लागू कब हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? किस देश का जो संविधान है सबसे बड़ा है, लिखा हुआ है? तो बिल्कुल सही, भारत। भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए यानी कि जब संविधान बन रहा था, तो संविधान जब लिखा जा रहा था, तो उस समय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए इनका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा होता कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, सिर्फ अध्यक्ष पूछते, प्रारूप समिति नहीं बोलते, तब इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के बारे में, तो इसका जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 138, भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना, यानी कि भारत को कब स्वतंत्रता मिली, कब आज़ादी मिला? तो ये आप लोग को बताना है। तो हमारा देश भारत कब आज़ाद हुआ, ये आप लोग को ही बताना। ठीक है, इसको फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि भारत कब आज़ादी हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 139, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, बताइए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है? पहला 4 वर्षों का, दूसरा 5 वर्षों का, तीसरा 6 वर्षों का, चौथा 7 वर्षों का। जिनका जवाब है 5 वर्षों का वो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो है 5 साल के लिए रहते हैं, उसके बाद नया राष्ट्रपति बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है? ठीक है, बताना है। ऑप्शन है 14, दूसरा 16, तीसरा 17 या 19। जिनका जवाब है 14 वो बिल्कुल सही है। ठीक है, झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो कार्यपालिका होता है, जो प्रधानमंत्री है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है न्यायपालिका, दूसरा विधायिका या संविधान, या इनमें से कोई नहीं। जिनका जिनका जवाब ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है, विधायिका। विधायिका के वो उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि विधायिका में ही कानून बनता है, और कानून को लागू कौन करता है? कार्यपालिका ही लागू करती है, राष्ट्रपति लागू करते हैं, इसलिए ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 142, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट यानी कि FIR है ना, कहाँ दर्ज की जाती है? FIR कहाँ दर्ज किया जाता है? आप लोग सुने होंगे FIR हो जाएगा, है ना, जब भी कहीं कुछ लड़ाई वड़ाई होता है या फिर कुछ भी केस होता है तो बोलता है FIR कर देंगे, तो कहाँ FIR होगा?
बताइए। ऑप्शन ए संबंधित जिला में, दूसरा संबंधित थाना में, या फिर पुलिस मुख्यालय में, या फिर कहीं नहीं। तो जिनका जिनका जवाब 2 है वो बिल्कुल सही है, संबंधित थाना में। ठीक है, जो भी थाना है उससे रिलेटेड थाना में शिकायत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 143, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? वो जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट, उसके जो न्यायाधीश होते हैं, जज साहब, उनको पद से कौन हटाता है? तो उनको पद से राष्ट्रपति हटाता है। पर ऑप्शन में तो राष्ट्रपति है ही नहीं, तब कौन सा होगा? तो जो जो सोच रहे हैं प्रधानमंत्री होगा, तो वो गलत है, प्रधानमंत्री भी नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जज को हटाया जाता है। ये महाभियोग प्रक्रिया क्या है? इसमें लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे पूछा जाता है कि उस राष्ट्रपति को या फिर जज साहब को हटाना है कि नहीं हटाना है। अगर आधे से ज़्यादा आदमी लोग बोलेंगे हाँ हटा, तो फिर हट जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, क्योंकि सब कोई नहीं बोलता हटाने के लिए। ठीक है, आधा से अधिक लोग को बोलना चाहिए हटाना, नहीं तो नहीं हटेगा। तो राष्ट्रपति को भी इसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, न्यायाधीश को भी इसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है। सच्चर समिति किससे संबंधित है? तो बताना है। ऑप्शन ए ईसाई समुदाय से, दूसरा मुस्लिम समुदाय से, तीसरा अनुसूचित जाति से, या फिर अनुसूचित जनजाति से। जिनका जवाब है ऑप्शन 2 वो बिल्कुल सही है, मुस्लिम समुदाय से। ठीक है, चलो बढ़ते अगला प्रश्न। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अस्पृश्यता मतलब होता है कि छुआछूत। पहले चलता था ना यहाँ पर भारत में छुआछूत, कि वो हमसे नहीं छुएगा, छोटा जाति है, हमसे नहीं सटेगा, मंदिर में नहीं घुसेगा, पढ़ेगा नहीं, है ना। तो इसको है सो कानून बना दिया कि अब सबको एक साथ मिलकर पढ़ सकता है। छुआछूत का भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई करेगा तो ये दंडनीय अपराध है। तो बताना है कि किस अनुच्छेद में ये बात लिखा हुआ है संविधान में। ऑप्शन ए 13, दूसरा 15 में, या फिर ऑप्शन 3 17 में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 19 में। बताइए। तो जिनका जवाब है ऑप्शन 3 वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 146, आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासी कौन है? पूर्वज है, या मूल निवासी है, या ग्रामीण नागरिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है मूल निवासी। आदिवासी, आदि मतलब जो पहले से रह रहे हैं, प्राचीन से जो पहले से रह रहे हैं वही मूल निवासी कहलाएगा ना, इसलिए आदिवासी कहा जाता है मूल निवासी। क्वेश्चन नंबर 147, सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ? सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। आप लोग देखे होंगे सरकारी स्कूल में लिखा रहता है सब पढ़े सब बढ़े, एक पेंसिल भी छपा रहता है ना, वहाँ पर लिखा रहता है। ये कब आरंभ हुआ था? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। जिनको जिनको लग रहा है कि ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है, 2000 ईस्वी में। ठीक है, 2000 से 2001 में आरंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या होती है? फ्लोराइड पानी अगर पिएंगे, इस तरह से दूषित पानी पिएंगे, फ्लोराइड वाला पानी, तो हमारे शरीर में कौन सा बीमारी हो जाएगा? ऑप्शन ए लीवर कैंसर हो जाएगा, या रक्त कैंसर हो जाएगा, या कमज़ोर हड्डी होगा, या फेफड़े की बीमारी होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, कमज़ोर हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? तो इसका सही जवाब है 14 वर्ष से कम। अगर कोई बालक या बालिका 14 वर्ष से कम है, अगर वो कहीं काम करते हैं तो ये कानूनी अपराध है। ठीक है, इसलिए बच्चे लोग को काम नहीं करना चाहिए। चलिए, हाँ अपने घर का काम कर सकते हैं, अपने घर का काम अपने घर में अपने पिता का सहयोग कर सकते हैं ना, लेकिन कहीं पर जा करके मजदूरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, उनको पढ़ने का पूरा अधिकार है, इसलिए सरकार है सो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है 149, इसको हो सकता है आप लोग को घुमा के पूछ दे एग्जाम में कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम कराना ये दंडनीय अपराध है। ये किस अनुच्छेद के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है?
है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। यही प्रश्न को घुमा फिरा के है ना आप लोग को पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी बाल विवाह, सबसे पहले समझें बाल विवाह क्या होता है। तो बाल विवाह मतलब जिनका विवाह बचपन में हो जाता है ना, जिनका उम्र शादी के लायक नहीं हुआ है, तो उसे कहते हैं बाल विवाह, जो नाबालिग होते हैं। तो बाल विवाह को दूर करने के लिए किसे जिम्मा दिया गया है कि इन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये आप लोग को बताना है, आप लोग सोचिए। चलिए, जिनका जवाब है ऑप्शन 3 वो बिल्कुल सही है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, यानी कि BDO साहब जो होते हैं ब्लॉक के, कि उनको अधिकारी दिया गया है कि यहाँ पे अगर बाल विवाह होता है तो उनको जाके रोके। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बन गया बाल विवाह से संबंधित। तो आप लोग एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछे कि लड़कियों की शादी के लिए है ना, विवाह के लिए कितना उम्र होना आवश्यक है? तो 18 वर्ष, और लड़कों के लिए 21 वर्ष। ठीक है बाबू, तो ये सब प्रश्न एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के जैसे पर तैसे पूछता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो ये थे महत्वपूर्ण सवाल जो इसी पैटर्न पे आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। इसलिए पैटर्न को पकड़िए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक उठाया, अगर वही टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ लेगा तो एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में। ठीक है बाबू, और जो लोग भी चैनल में नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ। थैंक यू।